सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। तो आज जो हमारा कल रह गया था, मतलब 3-4 क्वेश्चन आपके रह गए थे, तो आज मैं आपको वो कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्लास 4 है। 3 क्लासेस हम कर चुके हैं जिसमें हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको पहले आप वो देख कर आइए, देन ये वाली देखना। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन रीड करेंगे। पहले आप ये समझ लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है। तो हमें पता है कि न्यूमरेटर तो सर ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर होता है जो हम फ्रैक्शन के नीचे लिखते हैं। इतना तो सबको पता होगा, ये बेसिक है। ओके, तो इसके बेस पे ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखो नॉर्मल सी बात है, इसने बोला कि सर न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है ना वो 20% से बढ़ जाता है। तो पहले 20% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं हम, 1/5। मतलब सर 5 था तो 1 बढ़ गया तो कितना हो जाता है न्यूमरेटर, 5 से 6 हो जाता है सर। और सर डिनोमिनेटर की बात करें तो 30% से वो बढ़ जाता है डिनोमिनेटर भी कितने से बढ़ जाता है, 30% से। तो 30% को क्या कहते हैं देख लेते हैं। 30% को कहते हैं 3/10। तो सर जो 10 से कितना हो जाता है, 3 प्लस होके 13 हो जाता है, 10 से 13 हो जाता है। ठीक है, तो इसने बोला बढ़ने के बाद ये फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 2/3। बट इसमें कितना दिख रहा है, 6/13। तो इसमें है 6/13, हो कितना जाता है, 2/3। तो इन दोनों को क्या रख दो, बराबर रख दो। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूँगा मैं, यहाँ से निकाल लूँगा मैं 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए ये 6/13 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6। तो सर 1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 13/3 3 9। लेकिन इसने बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, जो पहले फ्रैक्शन था उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी थी, 5/10। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/10 मल्टीप्लाई 13/9। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो वैल्यू आ गई 13/18। ये आ गया हमारा आंसर। तो होप सो सबको समझ आया होगा। तो ये हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ो। इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 40%, देन फ्रैक्शन बिकम्स 3/5, फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। सेम वही है क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूमरेटर को 20% से बढ़ा दिया जाता है। तो सर 20% को तो हमें पता है क्या कहते हैं, 1/5 कहते हैं। मतलब 5 से कितना कर दिया जाता है, 6। तो 5 से 6 हो जाता है क्या सर, न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर के लिए क्या कहा है, डिनोमिनेटर के लिए कहा है कि डिनोमिनेटर को 40% से घटा दिया जाता है। तो 40% को पहले देखो क्या कहते हैं, 40% को कहते हैं 2/5। 5 से 2 घटा दिया जाता है, मतलब कि सर 5 से वो 3 हो जाता है। ठीक है, इसने बोला कि फ्रैक्शन 3/5 बन जाता है, पर हमारा कितना बन रहा है, हमारा बन रहा है 6/3। तो इसको किसके इक्वल रख दो, 3/5 के। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 3/5, 6/3 उधर जाके 3/6। तो 3 1 3, 3 2 6। तो एक किसके बराबर आ गया, 3/10 के। अगर एक 3/10 के बराबर है तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है। ओरिजिनल फ्रैक्शन देखो क्या दे रखा है, 5/5। तो हम वैल्यू निकाल लेंगे 5/5 की। तो हो जाएगी 5/5 मल्टीप्लाई 3/10। तो 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 3/10 आंसर आ गया। तो सबको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक नंबर है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन सच अ वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन द 60% ऑफ द सेकेंड पार्ट। जो पहला पार्ट है ना उसका अगर 80% करें तो वो 3 ज़्यादा है सेकेंड पार्ट के 60% से। ऐसे बोलने से आपको समझ नहीं आएगा, तो ऐसा करता हूँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एक नंबर है उसको 2 पार्ट में बांटना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है ये तीसरा। एक नंबर है उसको 2 पार्ट में बांटना है। तो अब हम नंबर को क्या माने, अब नंबर को कुछ भी मान लो आप।
ठीक है, नंबर को कुछ भी मान लो, उसको दो पार्ट में आप बांट रहे हो, एक नंबर है उसको दो पार्ट में बांट रहे हो। अब वो दो पार्ट क्या है हमें नहीं पता, तो हम एक पार्ट को x मान लेते हैं, एक पार्ट को y मान लेते हैं। इसने कहा अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन सच अ वे, ऐसे बांटा गया कि 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 3 more than 60% ऑफ द सेकेंड पार्ट, 3 more than 60% ऑफ द सेकेंड पार्ट। समझ में आया? 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 3 more than द 60% ऑफ द सेकेंड पार्ट। ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, मोर देन के लिए प्लस। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो कितना आया 4/5x इज इक्वल टू 3 + 3/5 y निकल के आ गया। हाँ सर ये तो इजी लग रहा है, हाँ इजी ही है। देखो 4/5x इक्वल टू 3/5y, तो 4/5x ये प्लस का इधर आके माइनस का 3/5y इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 5 हमारी आ गई एलसीएम, तो 4x - 3y इक्वल टू 3। तो 4x - 3y किसके बराबर आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 के बराबर। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो इसने सेकंड चीज़ दी है वो भी पढ़ लो। सेकंड इसने बोला है कि 80% ऑफ द सेकंड पार्ट, तो मैं लिख लेता हूँ 80% ऑफ द सेकंड पार्ट इज के लिए इक्वल टू 6 more than द 90% ऑफ द फर्स्ट पार्ट। इजी है तो कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, तो ये कटा तो कितना आ गया 4/5, 0 से 0 कैंसिल, तो ये इतना ही रहेगा। तो 4/5y - 9/10x इक्वल टू कितना आ रहा है 6 के। इतना आ गया होगा आपको समझ में। उसके बाद इसमें से एलसीएम ले लो, तो 5 और 10 की एलसीएम निकल के आएगी हमारी 10। 5 के बारे में 10 2 पे आता है, 2 को 4 से करोगे तो 8y - 9x इक्वल टू 6। तो 8y - 9x इक्वल टू 6 10 जा 60। ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम किससे सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, बहुत ईजी है एलिमिनेशन मेथड। देखो तो पहली इक्वेशन उतार लो, 4x - 3y इक्वल टू 15, और दूसरी 8y - 9x है, लेकिन x के नीचे आप x लिखोगे तो -9x + 8y इक्वल टू 60 आ गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब आपको क्या करना है, x वाला या तो बराबर कर लो या y वाला बराबर कर लो। आपने एलिमिनेशन मेथड तो सीखा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, 4 को ऐसा करते हैं कि जो बराबर हो जाइए। तो 4 को अगर मैं 9 से कर दूं और 9 को 4 से कर दूं तो ये बराबर हो जाएंगे। बट सर 4 को ही करेंगे क्या, 9 से नहीं, सबको करेंगे। तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 से, और इस पूरी इक्वेशन को 4 से। तो 9 से करो तो कितना आ जाएगा 36x - 27y इक्वल टू 15 9 जा 135। 4 से करो -36x + 32y इज इक्वल टू 240। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस निशान बड़ी संख्या का, तो कितना आ जाएगा 5y इक्वल टू, इनको प्लस कर लो 340 + 70 375 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 7 35, 5 5 जा 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब y की वैल्यू अगर 75 है तो x की कितनी हो जाएगी, तो पुट करके देख लो। तो पुट y इक्वल टू 75 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 4x - 3 यहाँ पर डाल दो 75 इक्वल टू कितना दे रखा है 15। तो 4x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आ जाएगा 225 इक्वल टू 15। 4x इक्वल टू 15 + 225। तो 4x किसके बराबर आ गया, तो प्लस कर लो 230 240 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक है, तो इन्होंने हमसे नंबर पूछा था। अब नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करा था x और y में। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 और y की वैल्यू कितनी आ गई 75। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 60 + 75, तो x + y मतलब 60 + 75, तो कितना हो जाएगा 135। आंसर आ गया।
तो देखो आपको बड़ा लग रहा होगा, बट क्या है, अगर मैं करता तो बहुत जल्दी भी कर सकता था। ठीक है, बाकी आप अगर पहले लॉन्ग मेथड से सीखोगे ना तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर ने तो इतना लंबा मेथड करा दिया। देखो ट्रिक्स तो देखो यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, बट कोई कंसेप्चुअल नहीं बताना चाहता क्योंकि उसमें लगता है टाइम, और यही क्वालिटी मैटर होता है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट आता है ना तो ट्रिक आप यूँ सीख जाओगे, लेकिन अगर आपको ट्रिक आती है तो कंसेप्ट सीखना इम्पॉसिबल है। ओके, तो पहले कंसेप्ट सीखिए, ट्रिक तो आती रहती है, उसका कुछ नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट आप सीख गए हो। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन चलो इतना ही है, अभी एक मैं आपको अगला टॉपिक करा देता हूँ। ओके, अगले टॉपिक का नाम है, अब देखो अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा उस बेसिस पर क्वेश्चन कर लिए, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फिर उस बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे। तो अगले टॉपिक का नाम है प्राइस एंड कंजप्शन। तो मैं लिख लेता हूँ नाम, अगले टॉपिक का नाम है प्राइस एंड, सॉरी थोड़ा हिल गया, अगले टॉपिक का नाम है प्राइस एंड कंजम्पशन। प्राइस मतलब क्या होता है? प्राइस मतलब होता है हमारा मूल्य। कंजप्शन मतलब हमारा होता है कि हम कितनी कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कंजम्पशन मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके घर में आटा आता होगा तो आपको पता होगा कि आप महीने में कितना आटा खा लेते हो। समझ लो आप 10 किलो आटा खाते हो तो आप क्या कहोगे कि हमारे घर में जो आटा आता है वो 20 रुपये किलो है और हम 10 किलो आटा कंज्यूम कर लेते हैं महीने में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन कहते हैं। अब प्राइस और कंजम्पशन का ना रिलेशन पता करते हैं। अब तुम देखो, अगर आप जो क्या है महीने में आप 10 किलो आटा खाते हो और 1 किलो आटे की कीमत है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 किलो आटे की कीमत है 5 रुपये और आप खाते हो 10 किलो आटा, तो कितनी हो जाएगी? 10 × 5 50 रुपये। तो आपका 50 रुपये क्या है? सर 50 रुपये हमारा खर्चा है। नॉर्मल सी बात है, खर्चा है। तो सर मैं पूछूंगा खर्चा आया कैसे? सर हमने कुछ नहीं करा, प्राइस लिया हमने और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जितना हम कंज्यूम करते थे, तो हमारा क्या निकल के आ गया? खर्चा निकल के आ गया। अब इसी से बना दिया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बना दिया सर? फॉर्मूला ये बना दिया कि प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आ गई बात समझ में? ये सिंपल सी चीज़ को मुश्किल कर देते हैं, बट क्या है ये सिंपल ही, बस फॉर्मूले में उतार दिए, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो समझ गए आप? अब मैं आपको दूसरी चीज़ पढ़ाता हूँ, इसी से रिलेटेड है। समझ लो कि जो पहले हमारा कितना आटा आता था, 10 रुपये किलो आता था। समझ लो कोई आटा है, वो कितना आता है? 10 रुपये किलो आता है। तो और आप खरीदते हो 5 किलो आटा, तो आपका कितना एक्सपेंडिचर हो जाता है? 50 रुपये। अब ये एज्यूम करो कि जो आटा 10 रुपये था उसकी कीमत घट के हो गई 5 रुपये पर किलो, और अब भी आपके पास जो रुपए खर्च करने के लिए हैं वो 50 ही हैं। तो अब आप कितना आटा खरीद सकते हो? सर 10 किलो खरीद सकते हैं, तब भी हमारे 50 रुपये ही खर्च होंगे। हाँ सही बात है। अब देखो, अगर आपके पास 10 रुपये हैं और एक टॉफ़ी 2 रुपये की है तो आप सिर्फ 5 टॉफ़ी खरीद सकते हो। अगर उसकी जो कीमत है घट के 1 रुपया हो जाए तो आप 10 टॉफ़ी खरीद सकते हो। तो सर एक बार आपने नोटिस नहीं करी इसमें? मैंने तो नोटिस कर ली, आप करो नोटिस। प्राइस देखो सर, एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, 50 रुपये 50 रुपये। अब क्या हुआ, पहले मैं 10 किलो खरीद रहा था 5 रुपये पर किलो से, फिर मैं 5 किलो खरीदने लग गया, 5 रुपये पर किलो से खरीदने लग गया 10 किलो। तो सर ये उल्टा नहीं हो गया? देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ 5 है, अब ये 5 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। तो हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी। क्या ऑब्ज़र्व करा हमने? कि जो प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? कंजम्पशन के। कब होता है सर ये? जब एक्सपेंडिचर कैसा हो? कांस्टेंट हो। मतलब जब भी वो बोल दे कि एक्सपेंडिचर जो है हमारा कांस्टेंट है, तो प्राइस का क्या हो जाता है? इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके साथ? कंजम्पशन के साथ। मतलब सर क्या कह रहे हो आप? अगर प्राइस 5 से 10 हो चुका है तो कंजम्पशन 10 से 5 हो जाएगा। प्राइस अगर 6 से 7 हो चुका है तो कंजम्पशन 7 से 6 हो जाएगा। जैसे कि प्राइस अगर बढ़ गया तो कंजम्पशन घट गया, प्राइस अगर बढ़ गया तो कंजम्पशन घट गया। अब देखो, प्राइस घट गया तो कंजम्पशन बढ़ गया,
प्राइस देखो 7 से 6 हो गया तो कंजम्पशन 6 से 7 हो गया। तो ये चीज़ आपको जब लगानी है जब एक्सपेंडिचर कैसा हो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो देख लो, आपको एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, फिर मैं आपको कल कराऊंगा। क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन देखियो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है अ प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 2%। जो राइस का प्राइस है वो डिक्रीज हो गया कितने परसेंट से, 2% से। तो सर पहले 2% को ना फ्रैक्शन में लिख लो, इससे ईजी रहता है। ठीक है, लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा। ठीक है सर, क्या था ये, प्राइस था। मैं लिख लेता हूँ क्या है ये, प्राइस है। और प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है। प्राइस घट गया 2% से, तो इसने लिखा इफ़ अ मैन ओरिजिनली कंज्यूम 49 किलो राइस देन हाउ मेनी किलो ऑफ राइस विल ही कंज्यूम नाउ इन द सेम एक्सपेंडिचर। इसने बोला अगर प्राइस घट गया तो पहले वो 49 किलो खाता था, अब बताओ वो कितना खाएगा अगर एक्सपेंडिचर सेम हो। तो सर ये तो वही वाली बात आ गई कि एक्सपेंडिचर कैसा है, कांस्टेंट है। तो प्राइस क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कंजम्पशन के। सर करके दिखाओ, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। देखो 50 है, प्राइस घट के कितना हो गया, 50 में से 1 घटा दो, घट के कितना हो गया, 49। तो सर आपने बोला था कि अगर कांस्टेंट हो तो ये उल्टा हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो 50 से ये 49 हो गया, तो कंजम्पशन 49 से 50 हो जाएगा। ये प्राइस है और ये कंजम्पशन है। ठीक है, ये है। अब देखो ये उसका शुरुआती कंजम्पशन था और ये उसका फाइनल कंजम्पशन है। इसने बोला शुरुआत में वो 49 किलो ही खाता था, तो 49 किसके बराबर कर दो, 49 के। तो 1 किसके बराबर आ गया, 1 के। तो सर अब कितना खाता है, अब 50 खाता है। तो 1 अगर 1 के बराबर है तो 50 किसके बराबर होगा, 50 के बराबर। तो सर अब वो कितना खाता है, 50 किलो। आ गई बात समझ में। एक और बार देख लो, पहले प्राइस 50 था, 50 से 49 हो गया। तो मैंने बोला प्राइस का उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंजम्पशन किस केस में, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। तो हमने 49 इधर कर दिया, 50 इधर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, सर वो पहले खाता था 49 किलो, तो 49 किसके बराबर, 49 के। तो 1 के बराबर 1 आ गया। तो सर अब बताओ अब कितना खाता है, सर अब तो 50 खाता है। तो अगर 1 के बराबर है तो 50 किसके बराबर हो जाएगा, 50 किलो के बराबर। ये मेरा आंसर आ गया। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चिंता मत करना, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, मेरी वीडियो कर देखते रहना बस, और मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा आपको। ओके, ऐसे मत करना कि अभी समझ नहीं आया तो वीडियो छोड़ दी, कहीं और चले गए। जहाँ भी देख रहे हो आपको एक ही कंटेंट से पढ़ना है। ठीक है, सो थैंक यू, स्टे सेफ।